वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन BTS सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइंस क्लास 10th लेक्चर नंबर 7। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताया था और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में मैंने आपको 5 प्रकार की अभिक्रियाएं बताया था। उसमें से मैंने आपको पहली अभिक्रिया के बारे में अर्थात योगात्मक अथवा संयोगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में बताया था। आज हम आपको दूसरी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में अपघटित हो जाता है अर्थात टूट जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कैसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं ताप, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं अर्थात अपघटन अभिक्रियाओं को होने के लिए ताप, प्रकाश अथवा विद्युत का होना आवश्यक है। अतः ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। मैंने आपको बताया था कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो केवल अग्र दिशा में होती हैं, जैसे दूध से दही का बनना पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ध्यान दीजिए, अपघटन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। अपघटन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहला है ऊष्मीय अपघटन और दूसरा है विद्युत अपघटन। पहला ऊष्मीय अपघटन और दूसरा है विद्युत अपघटन। अब इसमें हम आपको ऊष्मीय अपघटन के बारे में बता रहे हैं। पहला ध्यान दीजिए, ऊष्मीय अपघटन इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ताप बढ़ाने से कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विघटित हो जाता है अर्थात टूट जाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहां आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 4 रिएक्शन लिखे हैं। पहले रिएक्शन में देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ध्यान दीजिए, जब आप रिएक्शन लिखने लगे उस समय आप यौगिकों के नीचे उनका नाम लिख दीजिएगा। जैसे यहां नीचे लिख दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन देखिए, इसमें पोटेशियम क्लोरेट को जब आप उष्मा देते हैं अर्थात गर्म करते हैं तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसी प्रकार तीसरा रिएक्शन देखिए, फेरस सल्फेट। जब इसे आप गर्म करते हैं अर्थात उष्मा देते हैं तो यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। चौथी अभिक्रिया देखिए, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, CuOH का होल ट्वाइस लगा है। इसको जब आप गर्म करेंगे तो यह क्यूप्रिक ऑक्साइड और जल में H2O में टूट जाता है। ध्यान दीजिए, तो ये आपके अपघटन अभिक्रियाओं का पहला पार्ट था। दूसरा क्या है? विद्युत अपघटन। यहां ध्यान दीजिए, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इंग्लिश में बोलते हैं, या इसे टोटल कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। पूरी प्रक्रिया को इकट्ठा कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। किसी विद्युत अपघट जैसे अम्ल, क्षार, लवण, किसी विद्युत अपघट जैसे अम्ल, क्षार, लवण। अब अम्ल में जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। क्षार में जैसे आपका NaOH है, CaOH का होल ट्वाइस है, FeOH का होल थ्राइस है। लवण में जैसे आपका NaCl है, KCl है। ये सब आपके विद्युत अपघट कहलाते हैं। के जलीय विलयन अर्थात इनका जलीय विलयन या उसके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये आयनों में टूट जाते हैं, जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। रिएक्शन ध्यान दीजिए, पहला रिएक्शन है आपका 2H2O। विद्युत अपघटन कराने पर यह H2 कैथोड पर और O2 एनोड पर अलग हो जाता है अर्थात अपघटित हो जाता है। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड 2NaCl, क्या हो रहा है इसमें? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, तो विद्युत अपघटन होने के पश्चात सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर अलग हो जाता है।
सोडियम होता है धन आयन और क्लोरीन होता है ऋण आयन। जैसे कि ध्यान दीजिए, जब आप NaCl को ब्रेक करेंगे तो यह Na+ व Cl- में टूट जाता है। और विद्युत अपघटन कराते समय एक एनोड और एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो कैथोड पर होता है ऋण चार्ज और एनोड पर होता है धन चार्ज। एनोड पर कैसा चार्ज होता है? धन चार्ज। तो सोडियम पर कैसा चार्ज है? धन चार्ज। इसलिए सोडियम जाएगा कैथोड पर। कहाँ जाएगा? कैथोड पर। और क्लोरीन पर है ऋण चार्ज, इसलिए यह जाएगा किस पे? एनोड पर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? एनोड पर चला जाएगा। अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे, आगे अगला अभिक्रिया है आपकी विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं। हाँ तो बच्चों, तीसरी अभिक्रिया आपकी है विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे हमने कोई एक यौगिक लिया AB, क्या लिया? AB, और इसमें हमने एक दूसरा यौगिक ले लिया है C। अब जैसे C अगर मान लीजिए B को विस्थापित कर दे, मतलब A के साथ B जो जुड़ा है उसको हटा दे, इसका मतलब क्या हुआ कि B यहाँ से प्रतिस्थापित हो गया। किसके द्वारा? C के द्वारा। जैसे कि AC बन गया और ये आपका B अलग हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया कही गई? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब AB में से C ने AB को विस्थापित करके AC के साथ एक नया यौगिक बना लिया। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के किसी परमाणु, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है। अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दीजिए, जैसे कि H2SO4, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें जब आप जिंक डाल देंगे तो क्या होगा? जिंक के कारण H2SO4 में से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगी। हाइड्रोजन क्या होगी? प्रतिस्थापित हो जाएगी। ये देखिए, H2 यहां से हट गया और जिंक यहां पर आ गया है, जिंक सल्फेट बन गया और H2 यहां से निकल गई। दूसरा रिएक्शन ध्यान दीजिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आप Fe डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन को नीला थोथा का विलयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीला थोथा का विलयन। नीला थोथा का विलयन। ठीक, तो जब नीला थोथा का विलयन अर्थात कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe लोहा डाल देते हैं तो यह फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर यहां से प्रतिस्थापित हो जाता है। इसी प्रकार जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालते हैं, कहाँ डालते हैं? सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालते हैं, तो सिल्वर अलग हो जाता है अर्थात प्रतिस्थापित हो जाता है कॉपर के द्वारा, और कॉपर नाइट्रेट NO3, क्या? CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। ठीक, चौथा रिएक्शन है जैसे मेथेन है। मेथेन में जब आप क्लोरीन डाल देते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो इस मेथेन के 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और उस हाइड्रोजन की जगह पर एक क्लोरीन आ जाता है। जो यहाँ का हाइड्रोजन निकलता है वह हाइड्रोजन इस 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेता है और दूसरा क्लोरीन CHCl3 बना लेता है। इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड और ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो मेथेन है, यदि आप चाहें तो मेथेन को 4Cl2 यानी कि 8 क्लोरीन परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु इसके प्रतिस्थापित कर सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। ध्यान दीजिए, 4 हाइड्रोजन और 8 क्लोरीन परमाणु में से 4 हाइड्रोजन परमाणु, 4 क्लोरीन परमाणु आपस में जुड़ करके 4HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेंगे और यहाँ 4 हाइड्रोजन के प्रतिस्थापित होने पर 4 क्लोरीन जाकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाम है इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड, यौगिकों के नाम उनके नीचे अवश्य लिख लीजिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है और ये 4HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। तो ये थी आपकी विस्थापन अभिक्रियाएं अर्थात तीसरी अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया ध्यान दीजिए, उभय अपघटन अभिक्रियाएं। चौथी अभिक्रिया कौन सी है?
उभय अपघटन अभिक्रियाएं, इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उभय अपघटन अभिक्रियाएं क्या होता है इसमें ध्यान दीजिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। मतलब जैसे मान लिया दो व्यक्ति हैं, एक उनको दे दे और उनसे कुछ अपना ले ले, तो आदान प्रदान क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय अर्थात आदान प्रदान हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं। जब आदान प्रदान होगा तो क्या होगा, नए यौगिक बनेंगे। उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं और ये अभिक्रियाएं यौगिकों की विलयन अवस्था में होती हैं, अर्थात दोनों विलयन अवस्था में होंगे तब यह अभिक्रिया होगी। अर्थात ये अभिक्रियाएं यौगिकों की विलयन अवस्था में, अर्थात जब उनको पानी में घोले रहेंगे तो विलयन अवस्था में होती हैं। जैसे NaCl को आप पानी में घोल देंगे तो NaCl का विलयन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट को जब NaCl के साथ मिला देंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या है, NO3, सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या है, NO3, और सोडियम क्लोराइड में Na के साथ क्या है, Cl। अब ये Cl चला जाए Na के पास और ये NO3 चला आए सोडियम के पास, विनिमय हो गया, कुल मिलाकर के आदान प्रदान हो गया। किसका, आयनों अथवा अवयवों का विनिमय, आदान प्रदान हो गया। अब यहाँ देखिए, जब Cl इसके साथ चला गया यानी कि Ag के साथ, तो ये सिल्वर क्लोराइड बन गया, और NO3 चला आया सोडियम के साथ तो सोडियम नाइट्रेट बन गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, दूसरा रिएक्शन देखिए, बेरियम क्लोराइड नाम है इसका, और ये आपका सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट में ध्यान दीजिए, SO4 अर्थात सल्फेट चला जाए बेरियम के साथ और क्लोरीन चला जाए किसके, सोडियम के साथ, तो विनिमय हो रहा है, अर्थात उभय अपघटन अभिक्रिया हो रही है। तो क्या हो रहा है, देखिए, सल्फेट जब चला गया बेरियम के साथ तो बन गया बेरियम सल्फेट, और सोडियम के साथ चला आया क्लोरीन तो ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से जब FeCl3 फेरिक क्लोराइड में जब आप NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो क्या होता है कि फेरस यानी कि Fe 3OH को लेकर के बना देता है FeOH का होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और यहाँ का जो 3 क्लोरीन परमाणु है ये 3 NH4 के साथ यानी अमोनियम आयन के साथ जुड़ करके 3 NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड बना देता है। रिएक्शन के बारे में जैसा मैंने आपको पीछे बताया ही था कि अभिक्रियाएं दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार। अगली 5वीं अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया। हाँ तो बच्चों, ये आपकी 5वीं अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रियाएं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं, ध्यान दीजिए, वियोजन अभिक्रियाएं क्या हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक किसी विशेष परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, जैसे ताप, दाब आदि में 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे अणुओं में, विशेष परिस्थिति ताप दाब आदि में 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, मतलब अलग हो जाता है। और उस परिस्थिति, मतलब जैसे कि आपने विशेष परिस्थिति क्या लिया था, ताप दाब, ठीक है, विशेष परिस्थिति अर्थात कारण कह लीजिए, जैसे ताप है दाब है, के हटते ही ये अणु मूल यौगिक में बदल जाते हैं, ये अणु मूल यौगिक में पुनः फिर से बदल जाते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिसोसिएशन, और दूसरा विद्युत अपघटनीय वियोजन, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। तो उसमें से पहला रिएक्शन क्या, पहला वियोजन कौन सा है, ऊष्मीय वियोजन। वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों को गर्म करने पर, क्या करने पर, यौगिकों को
गर्म करने पर यौगिक 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है, परंतु ठंडा करने पर पुनः यानी ठंडा करने पर अणु आपस में फिर से जुड़ करके मिल करके पुनः मूल यौगिक बना देते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। फिर ध्यान दीजिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों को गर्म करने पर यौगिक 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है, परंतु ठंडा करने पर अणु आपस में मिल करके पुनः मूल यौगिक बनाते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ये अभिक्रियाएं उच्च ताप पर होती हैं, हाई टेम्परेचर पर होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए आप NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड नाम है इसका। जब इसको आप गर्म करेंगे तो अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गर्म करने पर क्या होगा, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, और ठंडा करने पर यह अभिक्रिया फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ध्यान दीजिए, ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन अर्थात अग्र दिशा में होगी, और जब इसे ठंडा करेंगे तो ये फिर से पीछे की दिशा में अर्थात पश्चिम दिशा में अर्थात पुनः फिर से अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा रिएक्शन यहाँ पे दिया गया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड अर्थात PCl3 में और Cl2 में टूट जाएगा, और ठंडा करने पर यह पुनः फिर से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में बदल जाएगा। इसी प्रकार से आप अब अगला वियोजन देखिए, विद्युत अपघटनीय वियोजन। इसमें क्या होता है, जब विद्युत संयोजक यौगिक कौन होते हैं, जैसे विद्युत अपघट्य जैसे HCl है, NaCl है, NaOH है, CaOH है, ये सब विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जब इनको पानी में घोला जाता है और धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए विद्युत अपघट्य होते हैं। को जल में घोला जाता है तब ये धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटनीय वियोजन या आयनिक वियोजन कहते हैं। विद्युत अपघटनीय वियोजन या आयनिक वियोजन कहते हैं। विलायक क्या होता है, जल। विलायक क्या होता है, जल। जैसे NaCl को जल में घोलेंगे तो विलायक जल कहा जाएगा, NaCl को बोलते हैं विलेय, और दोनों आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है विलेन, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो विलायक अर्थात जल को हटा लेने पर धनायन व ऋणायन, जब विलायक को हटा लेंगे तो धनायन और ऋणायन फिर से संयोग करके पुनः मूल यौगिक बना देते हैं। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप MgCl2 को ले सकते हैं। ये जलीय विलयन लिया गया अर्थात विलायक अवस्था में है, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी यानी विद्युत अपघटन कराया जाएगा तो यह Mg डबल प्लस और Cl2Cl माइनस में टूट जाएगा। और जैसे इसमें से विलायक अर्थात जल को हटा लिया जाएगा, पुनः यह फिर से जो है मैग्नीशियम डबल प्लस यानी कि Mg डबल प्लस आयन धनायन और 2 Cl माइनस आपस में जुड़ करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड एक्वस जब ये विद्युत अपघटन कराया जाएगा तो यह Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। और उसके बाद जब विलायक आप जल को हटा लेंगे तो धनायन व ऋणायन आपस में फिर संयोग करके पुनः मूल यौगिक बना लेंगे, अर्थात ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। वैसे यहाँ भी होता है NaCl, जब पहले विद्युत अपघटन कराएंगे तो 2 भागों में टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस में, और उसके बाद पुनः संयोग करके वह फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो ये आपकी 5 प्रकार की अभिक्रियाएं थी, जिनमें से पहली प्रकार की अभिक्रिया को मैंने लेक्चर नंबर 6 में और आज लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको बाकी के 4 प्रकार की अभिक्रियाओं को बताया है। आगे कुछ अभिक्रियाएं हम आपको और बताएंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।